हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में। आपके लास्ट और वीडियोस के अंदर बहुत सारे कमेंट थे कि भाई एप्टीट्यूड के अंदर क्या एक बेसिकली सिलेबस और कौन कौन से टॉपिक्स आप हमको बता दो वीडियो के अंदर, ताकि हमको आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक्स को तो हमको अच्छे से करना ही है। बाकी 99% तक मैं आपको कह सकता हूँ इस वाली वीडियो के अंदर मैंने कवर कर दिया है। बाकी 1% हो सकता है कुछ नया टॉपिक जुड़ जाए, उसका कुछ कह नहीं सकते अभी हाल फिलहाल, बट लेकिन आप ये मान के चलो कि 99 तो लिखा है, पर लेकिन 100% एक बार के लिए मान के चलो। 1% क्या होता है ना कि कभी कभी सिलेबस के अंदर लिखा भी नहीं होता और वो चीज आ जाती है। कितनी बार नाटक के अंदर भी ऐसा होता है, जेई के अंदर सब में ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी उस चीज की होती है। बट लेकिन हमारा काम होता है कि जो सिलेबस में एटलीस्ट लिखा हुआ है हम उसको तो अच्छे से कर रहे हैं। बट लेकिन मैंने एक और ट्राई चीज की है कि इसमें वो क्वेश्चंस भी लिखे हैं जो सिलेबस के अंदर नहीं भी है, या फिर जो लास्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी मैंने आपको टॉपिक एक दो यहाँ पर लिख दिए हैं, राइट। बाकी और जो भी होता है अपन आने वाली वीडियोस के अंदर सीरीज के अंदर देखते हो चल लेंगे, राइट। पर लेकिन मोटा मोटा जो स्टार्ट कर रहा है बिल्कुल ये पता नहीं होता कि वो स्टार्ट करते समय किन किन टॉपिक्स को ध्यान रखना है, मोटे मोटे क्या टॉपिक्स है, तो वो सब आपको जो यहाँ से बड़े बड़े टॉपिक सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यार हमको ये सिर्फ बेसिकली बताइए, हम लास्ट शायद स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बात कर चुके थे कि कुल मिलाकर एग्जाम में 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 200 मार्क्स का, ठीक है ना। अब बात ऐसी है कि क्वेश्चन को सही करने पे तो हमको +4 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे क्या है नेगेटिव जो मार्किंग होती है 1 मार्क्स की होती है, राइट। तो हमको ध्यान ही रखना है कि हमको एक क्वेश्चन जो है +4 का, यहाँ पर एक क्वेश्चन सही करने में +4 नंबर मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है +4। एक क्वेश्चन सही करने में गलत करने में -1, बहुत ज्यादा रैंक डाउन हो जाती है, एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो, राइट। इसलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये चीज शायद मैं स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के अंदर आपको बता भी चुका था कि एप्टीट्यूड एक ऐसा पोर्शन है जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज लेकर चलता है, और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स है वो इसके अंदर काफी अच्छा खासा कर देते हैं। मतलब जो लास्ट के 1 महीने भी तैयारी करता है वो भी आउट ऑफ 200 के अंदर से 160 को क्रॉस कर जाता है। 160 को क्रॉस करने का मतलब ये होगा कि अच्छे खासे 40 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर लेता है, कहने का मतलब ये हुआ। अब पर लेकिन हम तो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है या फिर हमारी ये ड्यूटी है कि हमको 200 के अंदर से 180 190 तो क्रॉस करना ही है। मतलब ये होगा कि हमको 45 क्वेश्चन से ऊपर तो सही करना ही है किसी भी हालत में। कोई चांस ही नहीं कि 45 से कम क्वेश्चन सही ना करके, ऐसा कोई चांस ही नहीं। 45 से ऊपर क्वेश्चन सही करना ही है। मे बी 48 49 50 भी हो सकता है, वो सब हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पर लेकिन 45 तक मिनिमम एक कह सकते हैं कि टारगेट बेंचमार्क मैं आपको दे रहा हूं कि मतलब ये तो करना ही है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है भैया अच्छी रैंक, राइट। इसका मतलब क्या हुआ 45 क्वेश्चन, मतलब ये होगा कि हमको कितना अप्रोक्सीमेटली 180 मार्क्स के ऊपर तो जाना ही है, 45 क्वेश्चन सही करना है। और शायद ये पहले डिस्कस भी कर चुके थे कि कुल मिलाकर इस पूरे जो एप्टीट्यूड को 2 पोर्शन में डिवाइड किया होता है। कुल मिलाकर जो क्वेश्चंस है वो 2 टाइप्स के आते हैं। एक तो आता है 35 क्वेश्चन जिसका वेटेज जो 140 मार्क्स है, एक आता है 15 क्वेश्चन जिसका वेटेज कितना है 60 मार्क्स, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ऐसे 2 पोर्शन के अंदर लगभग इसको डिवाइड किया होता है। 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो कि आपके एनालिटिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, और बाकी 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। ये तो हम पहले भी बात कर चुके थे, ये मोटा मोटा आइडिया है। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जो 8 से 10 टॉपिक कौन कौन से आते हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। पहले देखो लिखा था वो क्या है 2D 3D विजुअलाइजेशन, जिसको बोलते क्या प्रोजेक्शन। कहने का मतलब ये वो सिंपल सी, शायद ये पहले अपन डिस्कस कर चुका था कि कोई भी लेट्स ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से आगे से साइड से कैसा दिख रहा होगा, अलग अलग जो 3D व्यूज या फिर 2D व्यूज, 2D से 3D बनाना, 3D से 2D बनाना, थोड़े विजुअलाइजेशन करना, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर इन क्वेश्चन की किसने तैयारी नहीं भी की हो तो भी वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आराम से सही आ सकता है। यानी कि इन वाले क्वेश्चन के अंदर मार्क्स मिलना तो कोई बड़ा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। इसीलिए ये चीजें रैंक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। अगर भाई मैं बात करूं एप्टीट्यूड के अंदर रैंक डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, अगर एप्टीट्यूड के अंदर की बात करूं, वैसे तीनों सेक्शन के अंदर एप्टीट्यूड, मैथ्स और ड्राइंग के अंदर तो मैथ्स सबसे ज्यादा रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बट लेकिन मैं ओनली एप्टीट्यूड के अंदर की बात करूं तो आपकी जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, ये होता है रैंक डिसाइडिंग फैक्टर। बिकॉज थ्योरी वाले क्वेश्चन हर कोई नहीं कर सकता थ्योरी। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि अगर कोई ज्यादा प्रैक्टिस ना भी करे, अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख के चला जाए ओनली, तो भी वो सही कर देगा। पर लेकिन हमको तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, तो भी वो करने के चांस होते थे। पर लेकिन क्या है ना कि इसके लिए तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और रटना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। खैर हम बात कर रहे थे कि इसकी थोड़ी देर विजुअलाइजेशन, जहां मैंने बात करी किसी प्रोजेक्शन की, तो क्या हुआ कि आप किसी चीज का मैंने बोला कि लेट्स से कोई भी 2D है और 2D से आपको क्या एक 3D ऑब्जेक्ट आपने बनाया, 2D से 3D के अंदर विजुअलाइज आपने किया, और 2D से 3D और 3D से 2D स्टेप्स जो आप विजुअलाइज करके जो चीजों को देखते हो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ईजी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिगर। एक कोई भी फिगर का फॉर्मेशन करना होता है, मतलब क्या है, लेट्स से कोई भी फिगर आपको दे दिया, उसके बाद इसके अलग अलग पार्ट्स आपको दे रखे होते हैं। एक ऑप्शन के अंदर किसी फिगर को तोड़कर अलग अलग पार्ट दे रखे होते हैं, या फिर इसका रिवर्स भी होता है, एक पार्ट्स को आपको जोड़कर एक बड़ा सारा फिगर बनाना होता है। तो आपको देखना होता है कि किस पार्ट्स को जोड़ने के बाद कौन सा फिगर बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ फिगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूब्स एंड पैटर्न वाले क्वेश्चन, जो हम सांप सीढ़ी खेला करते थे बचपन में, अभी भी खेलते हैं। तो सांप सीढ़ी के अंदर जो डाइस होती है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्यूब्स और उसके जैसे सिमिलर पैटर्न्स, उनके ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन
क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हिडन फिगर्स। कोई भी बहुत सारे फिगर्स आपको दे रखे होते हैं ना, लेट्स से एक यहाँ पर ट्राइंगल है, सर्कल है, या फिर लेट्स से कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल टाइप बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा टाइप्स ऑफ फिगर आपको इंटरमिक्सिंग करके दे रखे होते हैं। उसके अंदर से पर्टिकुलर कोई ऑप्शन के अंदर फिगर देके पूछता है कि ये ऑप्शन क्या इस वाले पर्टिकुलर में किस जगह छिपा हुआ है, तो वो बता दो सेलेक्ट करके। तो हिडन फिगर मतलब फिगर को ढूंढना है जो छिपा हुआ होता है ऑलरेडी गिवन इमेज में, वो सब क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है, हिडन फिगर्स। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि मिरर एंड वाटर इमेजेस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर एंड वाटर इमेजेस। सिंपल सी बात है कि भैया कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला ए, इसका मैंने बोला मिरर इमेज क्या होगी, तो आपने इसका मिरर इमेज यहाँ देख ली ए होगी, राइट। मैंने बोला ए की वाटर इमेज क्या होगी, वाटर इमेज मतलब जो अगर नीचे से देखते हो तो ऊपर से नीचे देखोगे तो इसकी वाटर इमेज क्या होगी, इस टाइप से हो जाएगी। तो मिरर इमेज, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट हमको पता होना जरूरी है। इसमें टाइप्स ऑफ बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फिगर भी आ सकते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस भी आ सकती है, जिसका आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज ढूंढनी पड़ती है ऑप्शन में देखकर, ठीक है ना। ज्यादा उसका कुछ बड़ी बात नहीं, हो जाता है आराम से। नेक्स्ट इज काउंटिंग ऑफ फिगर। क्या कहना चाहता है, देखो काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब होता हो सकता है आपने देखा भी उसका क्वेश्चन, जो एक ट्राइंगल्स के अंदर बहुत सारे किसने अगर ट्राइंगल डिवाइड कर रखे हो, ठीक है ना, ट्राइंगल्स के अंदर बहुत सारे किसने ट्राइंगल डिवाइड कर रखे हो, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें कितने होंगे। या फिर मैंने बोला कि एक रेक्टेंगल को मैंने इसे बहुत सारी जगह से ऐसा काट रखा है, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, तो ऐसे फिगर्स की थोड़ी काउंटिंग वो करनी पड़ती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन, जिसमें लिखा भी देखो रोटेशन ऑफ फिगर एक्सेट्रा। सीरीज वाले क्वेश्चन मतलब क्या होता है, देखो सुनो, होता क्या है कि लेट्स से मैंने बोला कि आपको यहाँ पर एक फिगर के अंदर मैंने कुछ इमेज दे रखी थी, नंबर सेकंड फिगर में कुछ इमेज, रिलेटेबल इमेज, नंबर थर्ड फिगर के अंदर कुछ रिलेटेबल इमेज है, और नंबर फोर्थ के अंदर मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो आपको सीरीज कंप्लीट करनी है, या फिर ये इन टर्म्स ऑफ नंबर भी आ सकता है। लेट्स मैंने बोला 2 4 6, ये ब्लैंक, अगला क्या आएगा 8 आएगा, तो आपने सीरीज को कंप्लीट किया। तो चीजों को सीक्वेंस को देखते हुए कि पैटर्न क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको सीरीज कंप्लीट करनी पड़ती है, राइट। समझ में आ गया होगा। इस रोटेशन का मतलब क्या लिखा है, देखो रोटेशन ऑफ फिगर, इसके अंदर जो मैंने लिखा था ना, ये इमेज की टाइप भी सीरीज आ सकती है। तो इमेज जो होती है, इमेज को रोटेट करके रखी होगी 3 बार, 3 स्टेजेस के अंदर, 4th स्टेज के अंदर वो इमेज रोटेट होकर कैसी बनेगी वो आ सकता है। तो कहने का मतलब समझ गए होंगे आपकी सीरीज का मतलब क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन, ओड इवन। सिंपल समझ में आ गया होगा ओड इवन मतलब क्या है। आपको एक ग्रुप दे रखा होगा किसी चीज का, उसमें से पूछा होगा कि इसमें से कौन सा ऐसी चीज है जो कि ओड है बाकी सबसे, राइट। एक तो मैंने बोला कि आपके सामने 2 4 6 8 10 11, इसमें से ओड क्या है, 11 ओड है, बिकॉज ओड 11 का ओड नंबर है, बाकी सब इवन नंबर है। तो ग्रुप के अंदर से आपने ओड या कुछ ऐसी चीज निकाली जो कि सिमिलर नहीं है बाकी सबसे, सब कहने का मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज एनालॉजी वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर बोला रिलेशन। रिलेशन वाले क्वेश्चन क्या मतलब, मैंने बोला कि लेट्स से मैंने बोला कि A is to B के अंदर रिलेशन ये है कि A और B आपस में दोस्त है, तो C के अंदर जो रिलेशन है, जो भी D होगा पर्टिकुलर, वो आपको ऑप्शन में से देखना है कि वो कहां पर दिख रहा है। तो पहले वाले के बीच में रिलेशन निकाल के सेकंड वाले के अंदर रिलेशन ढूंढना है। इस वाले क्वेश्चन ने शायद बहुत किए भी है। नेक्स्ट बात करते हैं फोल्डिंग एंड फोल्डिंग वाले क्वेश्चन। सिंपल क्या है, अभी जो मैंने बात की थी यहाँ पर ये क्वेश्चन, दिस इज क्यूब्स एंड पैटर्न्स, इसके से रिलेटेबल है। कोई भी फिगर को आपको जब खोल देते हो, लेट्स से मैंने बोला कि लेट्स से ये कोई फिगर है, ठीक है, ये कोई एक बॉक्स है जो कि रफ कह सकता हूँ कि कागज का पेपर का बॉक्स है। इसको अगर मैं खोलता हूँ, इसे फोल्ड करता हूँ, अनफोल्ड मतलब इसको पूरा खोल देता हूँ आपस में पूरा। लेट्स से मैंने इसको यहाँ से काट कर पूरा ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद फोल्ड कर दिया, अनफोल्ड कर दिया, तो ऑप्शन में दिए होते हैं कि जब मैं 3D इमेज को, आप ऑप्शन में क्वेश्चन में 3D इमेज दियोगे, इसको मैं फोल्ड करने के बाद कैसा ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो आपको क्वेश्चन में बताना होगा। तो कुल मिला के क्या चीजों को विजुअलाइज करने वाली ही क्वेश्चन है। तो मैं कहूंगा कि पूरा जो ऑप्शन है दैट इज बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन। जिसने ये टर्म को समझ लिया ना, इस विजुअलाइजेशन को, वो इस पूरे सेक्शन को खा जाएगा, पूरे सेक्शन को खा जाएगा वो, जिसने ओनली विजुअलाइजेशन वर्ड को समझ लिया वो। तो आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ था किसके 35 क्वेश्चंस के बारे में, जहां से 140 मार्क्स आराम से उठा सकते हो। और मैं कह रहा हूं आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टूडेंट्स कह रहा हूं आपको, स्टूडेंट्स 35 के 35 क्वेश्चन सही कर देते हैं यहाँ पर, 35 के 35, 34 भी नहीं, 35 के 35 क्वेश्चन सही करते हैं। क्योंकि इन सभी के अंदर से आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेते हो, उसके बाद गलत होने के चांसेस हो ही नहीं सकते। वो अलग बात है कि हमारे दिमाग कहीं और ही चल रहा हो, कुछ हमारे अलग ही चीज, हम घर से कुछ अलग ही दिमाग चल रहा हो और हमारे एग्जाम में फोकस ही ना हो, तब गलत होने के चांसेस है। बाकी आप अगर ढंग से कर रहे हो क्वेश्चन को फोकस के साथ, दिमाग लगाकर, तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, राइट। तो 140 मार्क्स तो भी हमारे यहाँ पर 100% सबके पक्के होने जरूरी है, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन सी जो है 15 क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताऊं आपको, देखो भाई लिखने से तो पता चल रहा है कि 15 क्वेश्चन तो थ्योरी का ओनली 15 ही है, पर लेकिन सिलेबस इतना बड़ा लिख रहा है, और लिखने से पता चल रहा है कि ये तो 35 मार्क्स है, या तो 140 मार्क्स के है, और 35 क्वेश्चन है, पर लेकिन इसका सिलेबस कितना कम है। पर लेकिन एक्चुअली के अंदर देखोगे, तो आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि दोनों सिलेबस बराबर है।
ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ज्यादा या कम है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसका वेटेज वेरी ज्यादा पड़, लेकिन ये सिलेबस जो है, और जब अभी थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ने के अंदर मेहनत तो लगती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, रटना पड़ता है, तो इसके भी अच्छी खासी थ्योरी है, तो यहाँ पर पढ़ने के अंदर आपको टाइम तो लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ज्यादा थोड़ी हार्ड है ना, तो ये 15 क्वेश्चन क्या है, एप्टीट्यूड का रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है। एप्टीट्यूड के अंदर से 200 मार्क्स के अंदर से 99 परसेंटाइल किसको मिलते हैं, कौन लेकर आता है, वो बेस्ड होगा किसके ऊपर, थ्योरी के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ क्या, फेमस बिल्डिंग्स एंड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल यूज्ड, जिसको हम कहेंगे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर हम थ्योरी के अंदर फेमस बिल्डिंग्स की बात करते हैं, या जितनी भी वर्ल्ड की, इंडिया की फेमस बिल्डिंग्स है, फेमस मोन्यूमेंट्स है, उसके बारे में हमको जानकारी होनी जरूरी है। एक और चीज कि वहां पर उसकी आर्किटेक्चर कौन सी स्टाइल उसमें यूज की गई है, जब भी आप नोट्स पढ़ोगे तो उसके अंदर सब चीज आपको दी होती है। इसको मैं एक और भाषा में कह सकता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर बिल्डिंग है वो कहां पर लोकेटेड है, वो कब बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, लोकेशन क्या है उसकी पर्टिकुलर, तो इसके बारे में थोड़ी सी कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना जरूरी है, और एक्चुअल थोड़ा सा जनरल नॉलेज कि उसको वो कहां पर लोकेटेड है वगैरह वगैरह। ठीक है ना। उसके ऊपर बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज के ऊपर देखकर उसको बनाया गया है, तो वो थोड़ा सा पता होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क्स, जितने भी टॉप आर्किटेक्ट्स है, इंडिया के हो चाहे बाहर वर्ल्ड के हो, कुछ शायद 15, 20, 25, 30 गिने चुने आर्किटेक्ट ही है जिसके बारे में रिपीटेडली पूछा गया है। तो आपको उन सभी आर्किटेक्ट्स की लिस्ट को ध्यान रखना है, और तुमको देख लेना है कि कौन कौन से आर्किटेक्ट्स है, उनके बनाए हुए बड़े बड़े मेन प्रोजेक्ट्स क्या है। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग के सब मटेरियल्स के बारे में भी हमको नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सा बिल्डिंग मटेरियल क्या है, और कौन कौन से इमेज क्या और कैसा दिखता है। देखो मैंने लिखा भी यहाँ पर चीजों दिखा इमेजेस कि पता होना जरूरी है कि कौन सा चीज जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे कोई बिल्डिंग का मटेरियल हो, चाहे वो बिल्डिंग का कोई कंपोनेंट्स हो, कोई बिल्डिंग का कंपोनेंट्स हो गया, तो ये सब चीजों के अंदर क्या है, इनके इमेजेस कैसे दिखते हैं, ये पता होना जरूरी है। बिकॉज ये क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग के हिसाब से कि मैच करो ये कौन सा चीज क्या है, तो लिखा होता है हमको सीधा देख रहे मैच करना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सी कुछ आर्किटेक्चरल टर्म्स आए थे, आर्किटेक्चर के अंदर जो भी टर्म्स यूज होती है रिलेटेड टू बिल्डिंग हो गया, मटेरियल हो गया, आर्किटेक्ट्स हो गया, सभी आर्किटेक्चर के अंदर पूरा मिलाकर जो भी टर्म्स है वो यहाँ पर आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि अपने आप में अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, जिसको होता है कलर थ्योरी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है कलर थ्योरी, अपने आप के अंदर अपना अच्छा खासा वेटेज रखता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली बात करूँ तो 10 से 8 से 12 मार्क्स का वेटेज लेकर चलता है क्या कलर थ्योरी। काफी अच्छा खासा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर वैसे मैंने वीडियो बहुत बना के पहले डाल रखी थी, और मैं आने वाले समय के अंदर अपन बात करेंगे सबकी। ठीक है ना, अच्छे से। तो कलर थ्योरी का अच्छे से आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है, कलर थ्योरी वाले क्वेश्चन को अच्छे से करना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि भाई जीके। अब क्वेश्चन का स्टूडेंट का डाउट होता है कि भाई जीके एग्जाम में आते या नहीं आते, जीके का क्या मतलब है। देखो जीके का मतलब होता है सिंपल जनरल नॉलेज, ऐसे क्वेश्चन जो कि इन सब टॉपिक से अलावा कुछ जनरल चीजें आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है फेमस प्लेसेस इन इंडिया वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड के अंदर भी कुछ कुछ फेमस ऐसे प्लेसेस होंगे जो कि अपने नाम से जाने जाते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि किसी पर्टिकुलर कोई जगह किसी चीज के लिए जानी जाती है, या फिर कोई खाने पीने के लिए फेमस है, ठीक है ना, कोई कोई कपड़ों के लिए फेमस है, कोई 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 किस चीज के लिए फेमस है, तो अलग अलग चीज के लिए फेमस होती है। या फिर हो सकता है कि किसी किसी प्लेसेस के निक नेम भी होते हैं, ठीक है ना, कोई किसी को क्या कहते हैं, किसी को सूर्य नगरी कहते हैं, ठीक है, किसी को सिटी ऑफ लेक कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उदयपुर, ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, तो अलग अलग चीजों के हिसाब से कहते हैं। तो हर एक का निकनेम क्या है, किस लिए फेमस है, ये जनरल नॉलेज की कैटेगरी में आ जाता है। वैसे ये सब चीजें भी जीके एक तरह का, पर लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है, सिटीज एंड रिवर्स, जो कि सिटीज है रिवर्स है, वो किसके पास से कौन सिटीज निकलती है, वो किसके रिवर्स कहां से क्या निकलती है, थोड़ा सा पता होना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए मैंने लिखा क्या, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो इसमें 7 अजूबे है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, कहाँ है और उसकी हाइट वगैरह कितनी है, वो सब चीजें। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे पास 7 वंडर्स के अंदर तो नहीं, पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा है पूरी दुनिया के अंदर, तो उसकी हाइट क्या है, तो ये वो थोड़ी बहुत जनरल चीजें जो हमारे सामने ना, नई नई चीजें, बड़ी बड़ी चीजें जो हमको दिखती है, इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन पता हो तो काफी हमारा हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट इज फेमस आर्टिस्ट एंड पेंटर्स, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कुछ कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं, कुछ कुछ फेमस पेंटर्स हैं जिन्होंने फेमस पेंटिंग्स बनाई है। फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा वाली कितनी फेमस पेंटिंग है, तो ऐसे कुछ चीजों को पता रखना जरूरी है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डायमेंशंस, ये क्यों लिखा गया स्टैंडर्ड डायमेंशन, मतलब क्या है। देखो मैं एग्जांपल बात करता हूं कि अधिकतर ये जो चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सब चीजें नाटक के अंदर क्वेश्चन, नाटक एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है एज कंपेयर टू जेईई, पर लेकिन तो भी मैंने आपको लिख दिया बिकॉज एक दो क्वेश्चन मुझे लास्ट के 5 से 10 साल के पेपर में मिले थे। तो इस वीडियो को बनाने से पहले 5 से 10 साल के पेपर देखे उठाकर, उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन वहां पर मिले कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए मैंने अभी आपको लिख दिया कि ताकि ना भी बने तो भी आप अच्छे से पढ़ लो इनको, ठीक है ना, ताकि नाटक के अंदर तो आने वाले हैं, ठीक है। नाटक के अंदर इनके अलावा और भी क्वेश्चन है, पर लेकिन ये क्वेश्चन कॉमन है कुछ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डायमेंशन मतलब क्या है, कुछ कुछ ऐसी चीजें, फॉर एग्जांपल रूम हो गया, लेट्स से टॉयलेट, किचन, कुछ कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस होते हैं जो हमको आर्किटेक्चर आप कॉलेज के अंदर आओगे तो आपको सिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर हमको थोड़ी सी पढ़नी होती है, स्टैंडर्ड डायमेंशन। या फिर अगर मैं रूम या फिर बिल्डिंग के स्टैंडर्ड डायमेंशन से हटाओ, अगर मैं कुछ मटेरियल की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको ब्रिक, तो ब्रिक की स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होती है, 9 इंच 4 इंच 9 इंच 4 इंच 3.5 इंच, या फिर 4.5 इंच 9 इंच 4.5 इंच 3 इंच, तो ऐसा करके कोई भी है डायमेंशन हिसाब अलग अलग तरह की जो ब्रिक्स वगैरह होती है, वो सब हमको यहाँ पर पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट इज
सिटी प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स और सिटी प्लानर्स, कोई भी जैसे चंडीगढ़ सिटी है, जयपुर सिटी, तो अलग अलग सिटी के अलग अलग प्लानर्स होते हैं, अलग अलग आर्किटेक्ट्स ने बड़ी बड़ी सिटी जो है डिजाइन की गई है और यहाँ पर क्या प्लानिंग की गई है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, आईजीबीसी हो गया, उसकी फुल फॉर्म क्या बता दो, आईजीबीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, अलग टाइप ऑफ शॉर्ट फॉर्म, टाइप ऑफ फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नासा, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है, तो टाइप ऑफ क्या है, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जा सकती है, तो उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। नेक्स्ट इज क्लाइमेटोलॉजी, थोड़ी बहुत सन पाथ, विंड डायरेक्शन क्या होता है, सन पाथ क्या होता है, कैसे क्या चीजें, जो कुछ टर्म्स आ सकती है क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, हमको यहाँ पे पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल टर्म्स, तो सेम क्लाइमेटोलॉजिकल ज्योग्राफिकल टर्म्स जो यहाँ पर हमको पता होनी जरूरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े थोड़े रह सकते हैं, बाकी ये थोड़ा मेन पोर्शन है जो कि आपको 60 मार्क्स कवर करता है, और ये पोर्शन है जो कि 140 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यार ये सब कुछ हम लोग कवर कर जाएंगे आराम से आने वाले समय के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट एप्टीट्यूड ऑफ जेईई बीआर का 2024, ठीक है। बाकी आपको किस अगले टॉपिक के वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। बाकी चैनल को नए सब्सक्राइब कर देना यार, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके जो सब्सक्राइब जो करते हो, आप जो कमेंट करते हो, शेयर करते हो, यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन रही है, मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए अलग से नई कंटेंट, नई वीडियोस लेकर आने के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखें, और बाकी बस बढ़िया से मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे। इस बार आपके लिए कोशिश करूंगा कि जितना मुझसे हो सका अब तक, उससे कहीं गुना ज्यादा करूंगा आपके लिए, कहीं गुना ज्यादा। ये आज मेरा खड़ा होकर वादा है आपसे, ठीक है। बस आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट मैंने चाहिए, बाकी बस मेरी तरफ से आपको कमी कहीं नहीं आने देगी, इस चीज की मैं जबान दे रहा हूँ, उस चीज की गारंटी। आपने लास्ट ईयर देखा भी होगा जब भी जिस भी बैच निकले हैं। बाकी फिर मिलते हैं, बाय बाय।